डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या था और उसमें से हमने कितना सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में है आपका भूगोल के आर्थिक आधार यानी कि भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल हमारी पहली किताब है, फर्स्ट किताब है, जिसकी क्लासें जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी अवधारणाएं हमने देखी हैं, भूगर्भ की बनावट, भू संतुलन का सिद्धांत, पृथ्वी की हलचलें। पृथ्वी की हलचल के अंदर हमने वलन और भ्रंश के बारे में देखा और फिर हमने देखा चट्टानें और उनका वर्गीकरण। यानी कि ये हमारे पास में पूरा कंप्लीट यूनिट हमने की। इसकी टोटल सारी के सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे जाओगे तो। फिर इसका हमने नोट्स आपको दे दिए थे, नोट्स ग्रुप में भेज दिए थे, दोबारा से ग्रुप में भेज देंगे। जो भी जुड़े नहीं थे अभी तक ग्रुप में वो जुड़ जाना। और एक हमारे इसके सारे के सारे लेक्चर हो चुके हैं, पूरे हमने इसके लेक्चर क्लास में लगाए हैं, ऑफलाइन भी लगा दिए और ऑनलाइन भी रिकॉर्डिंग अपनी हो गई है। ठीक है, इसके बाद में देखो दूसरा हमारा टॉपिक, इसमें भी आप देखोगे तो भूकंप एवं ज्वालामुखी, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और इससे बनने वाले जो स्थल रूप हैं वो पर्वत, मैदान, पठार और झीलें होती हैं, परंतु हमने फ़िलहाल इसको छोड़ दिया क्योंकि हमें इतना पोर्शन जो है ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है, ये पोर्शन हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो इसकी भी यदि मैं बात करूं तो वीडियो है, नोट्स है और इसके भी लेक्चर हो गए हैं। फिर आता है हमारे पास में तीसरी यूनिट, अपक्षय और उसके कार्य हमने किए। फिर उसके बाद में अपर्दन के अंदर हमने नदी, हिमानी और पवन के कार्य के बारे में देखा, जो कि हमारे लिए आपको जो मैं प्रश्न दूंगा, पिछली बार जो मैंने प्रश्न दिए थे स्टूडेंट को वो दिए थे मैंने लगभग 1 महीना 2 महीने पहले दिए थे। ठीक है, तो उसमें से जैसे 15 प्रश्न दिए तो 7 प्रश्न उनके अच्छे तरीके से आ गए थे और उनको उतने ही करने थे, क्योंकि पिछली बार सिलेबस का जो सिस्टम था वो हाफ था, आधा सिलेबस ही करना था। लेकिन इस बार अपने को पूरा सिलेबस पढ़ना होगा और पूरा सिलेबस पढ़ करके कहीं से भी प्रश्न अपने से पूछ सकता है। फिर उसके बाद देखिए ज़रा, तो इसका मतलब ये भी हो गया हमारे पास में, वीडियो हो गए, नोट्स हो गए और लेक्चर भी हो गए। ठीक है, ये हमारे पास में अनाच्छादन हो गया है। सामान्य अपर्दन चक्र के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे, हमें बस इतना ध्यान रखना है। मैं आपको प्रश्न भी दिखाऊंगा आगे चल करके। फिर देखते हैं, यहाँ पे आता है हमारे पास में वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन हमने देखा, संरचना देखी। अब उसके बाद में सूर्य ताप देखा, वायुमंडल का दाब, हवाएं, आर्द्रता और वृष्टि और चक्रवात। ये पूरा का पूरा वीडियो में, नोट्स में, वीडियो में आपको मिलेगा, नोट्स में मिलेगा, लेक्चर के अंदर आपने अगर आए थे तो आप लगा लेते हैं इसको। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। फिर उसके बाद एक लोग जलमंडल के अंदर है, तो जलमंडल के अंदर हमने तापमान, लवणता और निक्षेपण, ये 3 पॉइंट अभी तक हमने जो है इसको पेंडिंग रखा है। ये 3 पॉइंट को हमने पेंडिंग रखा है, जिसमें से पहले आप तैयार करो किसको, नीतल की बनावट, ज्वार भाटा और जलधाराओं के बारे में। ठीक है, तो इसका भी, ये भी हमारे पास में तीनों बातें होगी। यानी इस प्रकार से ये हमने 75 नंबर का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया, समझ गए। इसकी सारी की सारी वीडियोस आप जो है वो अपने जो केपी कॉलेज का चैनल है वहाँ पर जाकर के आप देख पाओगे। ठीक है, केपी कॉलेज आहोर, केपी कॉलेज आहोर का हमारे पास में यूट्यूब चैनल शो कर देगा। यूट्यूब पे सर्च करें ना, ये गूगल पे है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ईयर के अंदर जो जरीफीता सर्वेक्षण होगा उसके बारे में है। और एक मिनट को, चैनल नहीं शो कर रहा, पहले यूट्यूब को सर्च करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में YouTube है। इसमें आप जब जाओगे ना तो ये अपनी ज्योग्राफी की 3rd ईयर की प्लेलिस्ट है।
और ऐसे अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास में यहाँ पे होगी, एक मिनट को नीचे देख लेते हैं। ये देखो ये फर्स्ट ईयर की आपकी प्लेलिस्ट आ गई। फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे मिल जाएंगे अपने को। ये आ गई हमारे पास में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। एक मिनट को, इसमें शो नहीं कर रहा, वीडियो में तो आ ही जाएंगे ना, वीडियो के अंदर तो अपन देख लेंगे। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान हो गई। फिर आप देखोगे यहाँ पे थर्ड ईयर की देखा है, कौन सी देखा है, ये अपनी थर्ड ईयर की आ गई। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। वीडियो में देखते चलो फिलहाल, ठीक है। वैसे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी यहाँ पे थोड़ा शो नहीं कर रहा है। तो प्लेलिस्ट में भी जब आप जाओगे तो इसका पूरा देखो, हमने पवन निर्मित कार्य देख लिए हैं, नदी निर्मित कार्य देख लिए हैं, अपक्षय के बारे में देख लिया है, ये अपक्षय हो चुका है। फिर उसके बाद में भूकंप, ये इस प्रकार से भूकंप की क्लास आ जाएगी। मतलब टोटल ऐसी सारी की सारी अपनी क्लासेज जो है यहाँ पर आ गई हैं। इसके बाद में अब जब हम शुरू करेंगे ना, अब जो हम शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल की, तो भारत का भूगोल आपको यहाँ पर मिलेगा, इस चैनल पे मिलेगा। आप यूट्यूब जैसे ही आप इस पे आओगे ना, केपी कॉलेज के होम पेज पे आओगे तो वहीं पर आपको ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके जब एंटर करोगे तो यहाँ पर अपनी इसकी प्लेलिस्ट आ जाएंगी इस चैनल की। तो आप इस चैनल में भी देख सकते हो। देखो जैसे रीजनिंग है, राजस्थान कल्चर है, करंट अफेयर है, स्टेट गवर्नमेंट यानी पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, मैथ होगी और ज्योग्राफी होगी, ठीक है। ज्योग्राफी में जाते हैं तो यहाँ पर जैसे ये तो ज्योग्राफी जो है राजस्थान की है, तो एक यहाँ पे बना देंगे इंडिया ज्योग्राफी का अपन एक और प्लेलिस्ट बना देंगे, उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। अभी वापस आते हैं तो बात कर रहे थे अपन कि पिछली बार जो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये वाले प्रश्न हैं और मैंने हर यूनिट से एक एक प्रश्न दिया था। वो प्रश्न आपने नोट करना है, उसके आंसर ढूंढ लो और बस उसको कर दो। देखो पहले तो हमने देखा था, देखो निफे, निफे किसे कहते हैं, निफे किसे कहते हैं, पढ़ा था ना हमने। बताओ भी कौन कौन बताएगा निफे के बारे में। निफे किसके बारे में निफे का अध्ययन हमने कौन से टॉपिक में किया था, बस इतना बताओ पहले, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, अभी आपको याद नहीं होगा कि निफे किसे कहते हैं। परंतु सियाल सीमा निफे अगर हमने पढ़ा हो तो, सियाल सीमा निफे यानी ये क्या है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो सबसे अंदर वाली संरचना है। उसके बाद में देखो समस्थिति, समस्थिति यानी कि भू संतुलन का टॉपिक आ गया, आइसोस्टेसी। इसके कुछ शब्द आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएंगे। आइसोस्टेसी, भू संतुलन, जिसमें एरी और प्राट के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में उपसौर की दशा कौन सी होती है, उपसौर, एक होता है अपसौर और एक होता है उपसौर। अप यानी कि दूर और उप यानी कि पास और सौर यानी कि सूरज। सूरज के पास की स्थिति को उपसौर बोलते हैं और दूर की स्थिति को अपसौर बोलते हैं। अप शब्द बोलोगे तो आपसे दूर चले जाएंगे अप बोलने से, इसीलिए अप शब्द जब भी अप उपसर्ग कहीं पर भी आपको मिल जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, दूर। अप केंद्रीय बल, दूर भेजने वाला। अभी केंद्रीय बल, पास में खींचने वाला। अपनति, अपनति का मतलब ऊपर उठने वाली। अभिनति, नीचे की ओर, ठीक है। इसी प्रकार से अपसौर और उठते हैं। फिर आप देखोगे भूकंप मूल और अधिकेंद्र में क्या अंतर होता है। भूकंप मूल जहाँ से भूकंप शुरू होता है और अधिकेंद्र जहाँ पर आकर के टकराता है। याद आ रही बातें। फिर हो गया हमारे पास में अंतर पर्वतीय पठार के 3 उदाहरण। अब ये वाला जो प्रश्न आया है ये आपके किसमें से आ गया, वो जो हमने पर्वत मैदान और पठारों वाले जो टॉपिक छोड़े हैं उसमें से ये प्रश्न है। फिर आता है रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय, अपक्षय वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु जो है ना, ये नदी के कार्य में आता है। नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है जो निक्षेपण करेगी वो जलोढ़ शंकु होगा। सापेक्षिक आर्द्रता, ये हमने वर्षा के टॉपिक में पढ़ा है आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता का एक टॉपिक अलग से ही, वो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है क्लास की, तो वो क्लास आपने वहाँ से देख लेनी है। फिर आते हैं निक्षेप। तो ये निक्षेप की भी वीडियो शायद तक बना रखी थी, पहले मैंने बनाई थी लास्ट ईयर, पिछली बार नहीं होगी तो इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्लास भी अपन लगाएंगे इसकी। उसके बाद में आ गया मध्य महासागरीय कटक। ये आपके प्लेट विवर्तनिकी टॉपिक से है, प्लेट विवर्तनिकी टॉपिक से है, उस टॉपिक में से आता है। फिर आ जाइए, अब बी पोर्शन आ गया। पहले क्या था पिछली बार कि
10 में से 5 करने थे यहाँ पे, यहाँ 5 में से 3 करने थे, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी करने थे कम। ठीक है, ये क्वेश्चन थे हमारे पास में कितने, 6 थे, कुछ ऐसा था 3 करने थे यहाँ पे। अब देख लीजिए पहली इकाई में से प्रश्न क्या डाला उसने, समस्थिति एरी की अवधारणा, अथवा में क्या दे दिया, रूपांतरित शेल की उत्पत्ति, रूपांतरित यानी कायांतरित शेलों के बारे में दे दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखा दूसरी यूनिट में क्या दिया, भूकंपीय लहरों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कैसे जानकारी हमें मिलती है। तो वो पूरी की पूरी आप उसमें भूकंप की ही कथा कर दोगे, आंतरिक संरचना में पूरा भूकंप की कथा कर देना, वो सारा हमारा आंसर है। क्योंकि ये बड़ा आंसर है, बड़ा हमें आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ना लगभग बी पोर्शन आ गया है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत और दे दिया पर्वत के विभिन्न प्रकार, तो ये किसमें से आ गया, जो हमने टॉपिक छोड़ दिया उसमें से आ गया। इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पढ़नी है, हम उसमें से गिनी चुनी बातें पढ़ेंगे जो प्रश्न आ जाएंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद देखोगे भौतिक अपक्षय के प्रकार। अब अगर आपको भौतिक अपक्षय नहीं याद रहता तो वायु के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ, वायु वाला टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। वायु, नदी, हिम, तीनों टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। फिर आ गए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ गए, और या फिर आ गया विश्व में तापमान वितरण, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपका तापमान वाले टॉपिक में से है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे पास में बड़े प्रश्न है उसकी बात करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका महासागरीय तापमान, ये महासागरीय तापमान है। इसके अथवा में आ गया हिंद महासागर की धाराएं, देखो जल धाराओं का टॉपिक हमने किया था, तो आपको हिंद महासागर की बस 4-5 जल धाराएं उनके बारे में बताना है। ठीक है ना, वो हो जाएंगी। फिर सी पोर्शन आ गया, सी पोर्शन में बड़ा लिखना पड़ेगा अपने को, ज़्यादा हो गए क्या सभी, इसके 5 यूनिट होगी ना, ये 5 यूनिट होगी यहाँ पे। फिर इसमें देख लोगे आप भू संचलन को वर्गीकृत करने हेतु वलन के प्रकार, तो वलन के वो जो 8 प्रकार हैं, कौन सा, समनत, समनति, अभिनति, इस प्रकार से जो हमने देखे थे, संपनति, एक दिग्नत। ठीक है, वो जो हमारे पास में 8 प्रकार थे वो यहाँ पे अपने को करने हैं। और इसी के साथ में अब यहाँ पर अथवा नहीं है तो ये भी अपने को करना होगा, ज्वालामुखी क्रिया, वैश्विक वितरण, विश्व का मानचित्र बनाओगे, कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनके बारे में अपने को बताना। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न था, इसमें प्रश्न और भी थे शायद तक अपन लेना भूल गए। तो ये तो प्रश्न हो गए। अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से प्रश्न जो है वो तैयार करने हैं। तो अब आप प्रश्न नोट कर लोगे, प्रश्न नोट कर लो। मैं अब आपको अभी से प्रश्न बता रहा हूँ कि उन प्रश्नों को तो आपने प्रतिदिन एक एक प्रश्न को पढ़ना ही पढ़ना है। पहले उसके नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से, दीपावली तक का टाइम है आपके पास में नोट्स बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए भी, सबसे पहले आप देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों का वर्णन। अब आपने क्या करना है, ये प्रश्न दे दिया मैंने आपको, अब आपने इसके नोट्स बनाने हैं, कॉपी में इसके नोट्स बनाने हैं। कम से कम 2 या 3 पेज का आप इसमें नोट्स बनाओगे। इसमें क्या आ जाएंगे, जब आप पढ़ोगे ना, क्लास मैंने बताई हुई है पूरी लगा रखी है यहाँ पे, इसमें आप देखोगे जैसे कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की, लाप्लास की, निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलिन की परिकल्पना, वो परिकल्पना हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है ना, तो वो क्लास देख लेना आप, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। दूसरी बात देखिए ज़रा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना के प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक स्रोतों का वर्णन। ठीक है, ये हो गया। और हम इसी में से ही एक एक प्रश्न का आपसे बाद में दीपावली के बाद टेस्ट लेना शुरू करेंगे, टेस्ट होंगे उसके बाद में, और आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हो भी। ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम बनाने का प्रयास करना इसके अंदर।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक स्रोतों का वर्णन करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फिर आ जाएगा हमारे पास में भूकंप विज्ञान, भूकंपीय क्रियाओं का वर्णन। ठीक है, अब इन्हीं में से आपके छोटे प्रश्न भी इन्हीं में से निकल के आ जाएंगे, बड़े प्रश्न भी इसी में से आ जाएंगे। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रियाओं का वर्णन, ज्वालामुखी क्रियाओं का वर्णन करना है। पांचवा प्रश्न, ज्वालामुखी के बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक आ जाएगा? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कौन सा था? चट्टानों का टॉपिक अपना रह गया है ना। भू संतुलन की एरी व फ्राट की संकल्पना। छठा आ गया आंतरिक अंतर्जातीय बलों के कार्य, या इसी प्रश्न को वह कैसे घुमा करके दे सकता है, क्योंकि प्रश्न को घुमाया जा सकता है। ठीक है ना। अब आपने पढ़े होंगे कि वलन और ब्रश कैसे बनते हैं। प्रश्न आपको सीधा कह दे कि वलन के प्रकार लिखिए या उनकी उत्पत्ति के कारण लिखिए, ऐसा प्रश्न दे देगा। अब उसी प्रश्न को घुमा करके मैंने ये लिख दिया कि आंतरिक या अंतर्जातीय बलों के कार्य क्या है। अब आंतरिक बलों के कार्य क्या है, वो वलन बनाएंगे या ब्रश बनाएंगे, तो इसीलिए वो चीज़ आपको यहाँ पे मैंने लिख दी है। या इसी को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे प्रश्न लिख देता हूँ। यहाँ पे पृथ्वी की हलचलों को स्पष्ट करते हुए वलन एवं ब्रश के प्रकार लिखो। वलन एवं ब्रश के प्रकार लिखो। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में बताना है, उनकी सभी जो चट्टानें होंगी उनका वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 8, चट्टानों के बाद में नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं तीसरी यूनिट में आ जाएंगे। अपक्षय व
अपर्दन। अब इसी प्रश्न को अपक्षय अपर्दन के रूप में कह दे, या फिर इसी प्रश्न को कह देगा कि बाहरी बहिर्जात बलों के कार्य, बहिर्जात बलों के कार्य। इसमें आप किस किस के बारे में पढ़ोगे? नदी, वायु, हिम नदी के कार्य, या इसको लिख सकता है कि अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ, चलिए यहाँ तक की बात हुई। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना का वर्णन कीजिए। वायुमंडल का संगठन है, संरचना का वर्णन कीजिए। अब इसमें आप क्या बताओगे? वायुमंडल का संगठन, गैसें हैं, जलवाष्प है और धूलकण है। अब गैसों में कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से ये तो इसका संगठन है कि जो हमारा वायुमंडल है वो बना कैसे है। फिर बताओगे उसकी संरचना कैसी है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप बहुत अधिक डायग्राम का प्रयोग कर सकते हो। इसमें डायग्राम बनेंगे अपने पास, ठीक है। ये आपकी भौतिक भूगोल सारी की सारी डायग्राम पर ही डिपेंड करती है। जितने अधिक आप डायग्राम बनाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर 11 नंबर में आप देखेंगे वायु दाब पेटियों की सचित्र व्याख्या वर्षा एवं आर्द्रता। वायु में जितनी अधिक आर्द्रता होगी, वर्षा के उतने अधिक चांस रहते हैं चक्रवातों के प्रकारों का वर्णन
महासागरीय तापमान व लवणता की विशेषता महासागरीय निक्षेप एवं नितल की बनावट। ज्वारभाटा के प्रकार, उत्पत्ति के कारण, महासागरीय जलधाराओं का तीन प्रश्न आपको मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। ये हमारे 20 प्रश्न होंगे, जिन 20 प्रश्नों को आपने अब आप अपना टाइम एक शेड्यूल बना लेना कि भी पहले तो इन 20 प्रश्नों को आप इनके थ्योरी लिखो, नोट्स बनाओ कम से कम 3 पेजों पे, ठीक है ना। एक प्रश्न का उत्तर 3 पेज पे आ जाए, इतना बड़ा बनाओगे, क्योंकि अब तो आप देख करके लिखोगे, तो देख करके हम 3 पेज बना सकते हैं, और वहाँ जा कर के जब आप बिना देखे लिखोगे तो तब आपका वही मैटर 1 पेज पे ही निपट जाएगा। आप कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का, तो तब आपको आपके वो पेज नज़र आएंगे कि आपने पहले पेज पर क्या लिखा था, कितने पॉइंट आपने 1 पेज पर लिखे थे, कितने 2 पेजों पर लिखे थे। तो इस प्रकार से जब वो पॉइंट पेज नज़र आएंगे ना, तो ऑटोमेटिक ही आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, वरना आपके वो 1-2 पेजों में ही निपट जाएंगे। और जो वर्णन करने वाले जो प्रश्न होते हैं, सी पोर्शन के जो प्रश्न होते हैं, वो सबसे हाईएस्ट नंबरों के प्रश्न होते हैं, ठीक है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें डायग्रामों का प्रयोग करना है, इसलिए ये बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिसमें लगभग सभी में डायग्राम आएंगे, तो डायग्राम बड़ा बना करके आप पूरे पेज को कवर कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारे पास में प्रश्न है, तो मैं कह रहा था कि हाँ, दीपावली के बाद फिर आप शुरू करेंगे कि डेली का 1 पेज आपने बस रीडिंग करनी है, सिर्फ रीडिंग करनी है, ना तो उसे याद करना है ना कुछ और करना है, सिर्फ हम रीडिंग करेंगे 1 पेज पे की, एक पेज करके आप रीडिंग करते जाओगे। और फिर जैसे ही न्यू ईयर आएगा उसके बाद फिर आपने उसकी टोटल अच्छी तरीके से तैयारी फिर से कर देनी है, तो तब तक आपको बहुत सी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी, रीडिंग में ही याद हो जाती हैं। हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको अच्छे तरीके से भी एक ही बार में याद करें, नहीं, आप जब एक ही चीज़ को 10 बार देखते हो तो आपको उसकी शक्ल वैसे ही याद हो जाती है, भले आप उससे मिले नहीं, आपने उससे पूछा ही नहीं कि भी आपका क्या नाम है, लेकिन फिर भी आपने एक व्यक्ति को 10 बार देख लिया तो ऑटोमेटिक याद होगा कि भी हमने इसको यहाँ पे देखा था। तो सेम जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो वो प्रश्न आपको याद रहेगा कि ये प्रश्न मैंने इस पेज पे देखा था। और जब आपको पता चल गया ना कि ये प्रश्न किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो पूरी उस टॉपिक की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, उस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था। और जब पूरे टॉपिक की पिक्चर आ जाए तो समझ लेना अब आप आपके पास में पूरे अपार संभावनाएं हैं, आप उसमें लिख सकते हो बहुत कुछ, ठीक है। इसीलिए पहले हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न आया है ये कौन सी यूनिट से आया है, ठीक है। और जब हमें पता चल जाएगा कि ये ज्वारभाटा, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें वो प्रश्नों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, और जब हम उसमें ढूंढ ही नहीं पाते कि ये प्रश्न किससे संबंधित है तो तब इसमें दिक्कत आ जाती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है मध्य महासागरीय कटक का अर्थ क्या है। अब अगर बहुत से बच्चे इस शब्द को नहीं समझ पाएंगे ना, तो ये शब्द प्लेट वर्तनिकी से भी संबंधित है, और यही का यही आपका महासागरीय ऊंचावच से भी संबंधित है, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रश्न लिखवाया है ना,
महासागरीय नितल की बनावट, इससे भी संबंधित है। तो जब आपको 2 टॉपिक नज़र आ जाएं तो समझ लो अब तो और भी ज़्यादा कुछ लिख सकते हो आप। जब अपने को पूरा टॉपिक पता चल जाए ना, जब आपको बताते हैं जैसे कि अगर इतने बोल दें कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आपको याद आ जाएगी पूरी फिल्म कि ये बाहुबली फर्स्ट की बात चल रही है, तो फिर आप पूरी फिल्म के सीन लिख दोगे ना। ऐसे ही आप जैसे मान लो KGF के अंदर आती है कि KGF के अंदर वो कोई भी मतलब एक सीन का नाम ले दिया तो आपको याद आ जाएगा कि ये KGF फर्स्ट का है कि 2 का है। जो अधीरा है वो कौन से का है, अधीरा किस में आया था, 2 में आया था। तो अब आपके दिमाग में वो पूरी फिल्म आ जाएगी कि भी उसमें क्या क्या हुआ था। तो ऐसे ही एक शब्द उठा करके उससे अपने को देखना होता है कि वो शब्द किस टॉपिक का है, और जब आपको टॉपिक पता चल गया ना कि ये इस टॉपिक का है तो ऑटोमेटिक कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये हुई बात। 3 प्रश्न अपनों ने पेंडिंग रखे हैं, वो 3 प्रश्न मैं आपको लिखवाऊंगा, वो अपन आगे उसकी व्याख्या भी करेंगे, उसको उस टाइम पे करेंगे। और इसके बाद में जो हमारा चलेगा नेक्स्ट जो अपनी बुक चलेगी वो होगी आपकी सेकंड पेपर है। दोनों पेपरों के नाम याद होने चाहिए, भारत का भूगोल और एक भौतिक भूगोल, ठीक है। अब इसमें आप देख पाओगे कि हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे यहाँ से, पहले अपन भारत के बारे में सामान्य परिचय करेंगे। इसीलिए पहली 3-4 क्लासें कोई भी मिस मत करना, क्योंकि जब हमें मानचित्र पता चल जाता ना कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो फिर उसके बाद में हम उन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ सकते हैं। और भौतिक प्रदेश यानी कि जो उसके ऊंचावच होते हैं ना, ये सबसे अहम भूमिका होती है किसी भी देश के बारे में समझने के लिए। किसी भी देश को अगर आपने समझना है, एक तो वहाँ की जलवायु को समझ लो और एक वहाँ के ऊंचावच को समझ लो कि पहाड़ कहाँ कहाँ पे है, मैदान कहाँ कहाँ पे है। तो हम उसके देश की आइडिया लगा सकते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, क्या वो देश विकसित होगा, विकासशील होगा या फिर अविकसित होगा। इन 2 पॉइंटों से ही पता कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका सिलेबस है, मैंने वैसे भेज दिया था आपको ग्रुप के अंदर भी, और फिर दोबारा से आपको सिलेबस भेज देंगे। जितनी भी PDF है वो PDF आपको भेज दी जाएंगी। भौतिक भूगोल की लगभग 217 पेजों की एक PDF है, छोटे छोटे पेज ही है, ज़्यादा बड़े नहीं है। 217 पेजों की एक PDF है। उसके अलावा कई टॉपिक ऐसे हैं जिसके डायग्राम दिए गए हैं, उसके नोट्स नहीं हैं। तो या तो आप वीडियो से जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें को नोट कर लेना, और या फिर मैं प्रयास करूँगा कि उसके भी नोट्स आपको दे दिए जाए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।